हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू कैंट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। यानी कि आप केवल नदी किनारे खड़े होके और पानी की तरफ देख के तो नदी क्रॉस नहीं कर सकते ना। आपको नदी क्रॉस करने के लिए नदी में या तो उतरना पड़ेगा, बोट का इंतजाम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। यानी कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। केवल सोचने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। ठीक है, इसी बात का ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL मेंस। A parliamentary committee appears to be quite close to finalizing its report on the 3 bills seeking to replace the existing criminal laws। बोल रहे हैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जो कि अब लगभग बहुत करीब पहुंच चुकी है कि वो फाइनलाइज कर दे क्या चीज, अपनी रिपोर्ट। किसके ऊपर? 3 बिल्स जो हैं जो कि रिप्लेस करने वाले हैं हमारा जो अभी का क्रिमिनल लॉ सिस्टम है उसको। तो उन बिल्स के लिए एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। ठीक है, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स हैज पोस्टपोन द अडॉप्शन ऑफ द ड्राफ्ट रिपोर्ट। अब वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होम अफेयर्स के ऊपर है उन्होंने कहा है कि अभी के लिए तो वो इस ड्राफ्ट रिपोर्ट जो आई है उसको पोस्टपोन कर दिया है कि अभी हम इसको नहीं देखेंगे, अपनाएंगे नहीं। फॉलोइंग, क्यों किया ये? Following demands from opposition members that they be given more time to study it। क्योंकि opposition के सदस्यों ने डिमांड करी है कि भाई हमें और समय दिया जाए इस रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए। The report is said to have at least 3 dissenting notes। अब इस रिपोर्ट में 3 कम से कम मतभेद वाले, असहमति वाले नोट्स हैं। ठीक है, वो क्या है? मेनली पर्टेनिंग टू द टेक्स्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता। पहला है जो टेक्स्ट है, राइटिंग जो है, लिखने का तरीका या लिखा जिस तरीके से गया है। आपको पता है ये जो लॉज हैं बड़े ही क्रिप्टिक वे में लिखे जाते हैं कि आपको है तो इंग्लिश, कोई बहुत इंग्लिश का जानकार है उसको भी बेसिक से समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो बोल रहे हैं कि क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है किसका, भारतीय न्याय संहिता का, उसके ऊपर मुख्य तौर पर इनको आपत्ति है या फिर क्लैश है, मतभेद है। विच विल रिप्लेस, अब ये भारतीय न्याय संहिता किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन पेनल कोड IPC को रिप्लेस करेगा। एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये क्या करेगा? विच विल कम इन प्लेस, ये रिप्लेस करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के टेक्स्ट के ऊपर उनको कुछ आपत्ति है, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे उनको मतभेद है। देयर अपीयर्स टू बी यूनानिमिटी ऑन द 3rd बिल। तीसरे बिल के ऊपर पूर्ण सहमति बनी हुई है। द भारतीय साक्ष्य बिल, जो कि क्या है? भारतीय साक्ष्य बिल, द वन इन लिeu ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि किसके बदले आएगा? इंडियन एविडेंस एक्ट के बदले में। Having begun its deliberations only on August 24। अब इन्होंने अपना विचार विमर्श ही 24 अगस्त से स्टार्ट किया था। एंड हैविंग हेल्ड ओनली 12 सिटिंग्स, और केवल 12 मीटिंग्स हुई थी। देयर मे बी क्वेश्चंस अबाउट द एडिक्वेसी ऑफ द स्क्रूटिनी। तो यहाँ पे किस तरीके की जांच हुई है, इस रिपोर्ट में किस तरीके की जांच की गई है, उसके ऊपर सवाल जरूर खड़े होंगे। The whole point of introducing these new criminal codes was to bring about a major overhaul। बोल रहे हैं जो पूरा का पूरा ये पॉइंट था, मुद्दा था कि ये नए क्रिमिनल कोड्स लाने की क्या जरूरत है, वो ये था कि हम यहाँ पे काया पलट करना चाह रहे थे। किस चीज की? ऑफ अ बॉडी ऑफ लॉ डीम्ड टू बी कॉलोनियल इन ओरिएंटेशन। न्यायपालिका के उस हिस्से की, उस पार्ट की जिसको कि हम मानते हैं कि ये कॉलोनियल टाइम से, जिस टाइम पे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अधिकरण किया था, हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था, हम गुलाम थे, उस टाइम के लॉज बने हैं जिनको अब चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा उनका मानना है। Any meaningful study of these bills ought to have involved wide consultations among stakeholders across the country। अब बोल रहे हैं कि कोई भी अगर मीनिंगफुल स्टडी करनी होती इन बिल्स की तो किया ये जाना चाहिए था कि देश भर में अलग अलग जगह पे मीटिंग्स करके, अलग अलग लोगों से बातचीत करके, अब लॉ है जो इसमें कितने हजारों लाखों की संख्या में वकील हैं, हजारों लाखों की संख्या में जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं,
उनसे हमें विचार विमर्श करना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, मीटिंग करनी चाहिए थी। केवल 12 सिटिंग्स में आपने डिसाइड कर लिया कि 3 देश को बदलने वाले लॉज जो हैं उनका क्या रवैया रहेगा। Ideally, the panel should hold sittings across the country and listen to lawyers and activists on the details of the various sections। बोल रहे हैं आइडियली होना क्या चाहिए था कि देश भर में मीटिंग्स होनी चाहिए थी, अलग अलग लॉयर्स से, अलग अलग जानकारों से, एक्टिविस्ट से बात करनी चाहिए थी, डिटेल में उनके पूरे हर एक दबके के अलग अलग सदस्यों से बातचीत करनी चाहिए थी। Besides, members of the subordinate judiciary who actually work the law and procedure laid down in courts, और जो हमारी subordinate judiciary यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले जो लोग हैं, जुडिशरी सिस्टम के जो हमारे लोग हैं, उनसे बात करनी चाहिए थी, जिसके तहत पे ये जाहिर हो पाता कि जिन लोगों ने एक्चुअल में इन सारे नियम, कायदे, कानून, इन कोड्स का यूज करना था, उनसे बात की जानी चाहिए थी। The demand for more time to examine the report has emerged because the draft report was said to have been circulated in English only days before it was scheduled to be adopted। बोल रहे हैं अब ये डिमांड क्यों की गई कि भाई हमें और टाइम चाहिए पढ़ने का, क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले वो केवल इंग्लिश भाषा में था। बोल रहे हैं तो केवल इंग्लिश में ही था जिसको कि उन्हें अडॉप्ट करना था। फिर क्या हुआ, एंड दैट द हिंदी वर्जन वॉज मेड अवेलेबल ओनली ऑन द ईव ऑफ सिटिंग, और जिस दिन मीटिंग होनी थी उससे पिछली संध्या को ही केवल हिंदी वर्जन इसका प्रेषित किया गया, दिया गया उन लोगों को। द पैनल्स नेक्स्ट मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर November 6। अब अगली मीटिंग कब के लिए स्थगित की गई है? 6 नवंबर को होनी तय की गई है। इट वुड बी अनवाइज टू ट्रीट द करंट डिफरमेंट एज नथिंग मोर देन अ ब्रीफ इंटरल्यूड टू गिव मोर टाइम टू पैनल मेंबर्स टू स्टडी द ड्राफ्ट रिपोर्ट। अब बोल रहे हैं कि ये कहना सही नहीं होगा कि अगर हम ये कहें कि करंटली ये जो डिफरमेंट यानी कि स्थगन दिया गया है, ये केवल और केवल सदस्यों को रिपोर्ट को पढ़ने के लिए एक अंतराल दिया गया है, ये कहना अनवाइज होगा। ठीक है, रादर इट शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी, बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए टू एक्सटेंड द टाइम गिवन टू द कमिटी बाय फ्यू मोर मंथ्स, जिसके तहत कमिटी को कुछ और महीनों को टाइम मिल जाएगा इस पूरे बिल को दोबारा से समझने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, The government seems to be keen on getting the bills introduced in parliament and passed during the winter session। अब सरकार बहुत ही उत्सुक दिख रही है कि इन बिल्स को हम पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान में इंट्रोड्यूस करें और पास करवा दें। देयर इज नो रीजन फॉर सच हेस्ट, लेकिन इतनी जल्दबाजी करने का कोई कारण नहीं है। इट माइट बी आर्ग्यूड दैट कंसिडरेबल सेक्शंस ऑफ न्यू लॉज आर मेयर रिप्रोडक्शंस ऑफ द ओल्ड कोड्स। बोल रहे हैं कि हाँ, वो तर्क दे सकते हैं, सरकार ये तर्क दे सकती है कि इसमें ज्यादातर जो हिस्से हैं इसके नए नियमों के, वो पुराने जो कोड्स थे उन्हीं का रिप्रोडक्शन है, उन्हीं को हमने आगे बस नई भाषा में, नए शब्दों के साथ में इंट्रोड्यूस किया है, पर वो वही है। And that one study by standing committee may be enough before they are introduced in the legislature। और standing committee द्वारा एक ही बार मीटिंग जो है, एक ही बार स्टडी इसकी की जाना काफी होगा इसको संसद में प्रेषित करने से पहले। However, there are areas that may require deeper scrutiny। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष जो है, जो और समय चाहता है, वो ये कह रहा है कि भाई इसमें और कई ऐसे पार्ट्स हैं इसके जिनके ऊपर और ज्यादा गहराई से जांच करने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस द स्कोप ऑफ फॉर मिसयूज इफ एनी इन द न्यू डेफिनेशंस। बोल रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे जो नई डेफिनेशंस हैं, क्या उनमें मिसयूज करने का कोई रास्ता है, मिसयूज करने का कोई स्कोप है? आपको पता है जो स्कैमस्टर्स होते हैं, जो लोग स्कैम करते हैं, वो लॉ में लिखे गए लूप होल्स का ही फायदा उठाते हैं। ठीक है, उन्हीं लूप होल से वो बच के निकलते हैं। तो क्या इसमें लूप होल्स हैं जो जिनसे लोग बच के निकल पाए या जिनका मिसयूज किया जा पाए? द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू ऑफेंसेस सच एज हेट स्पीच एंड वेदर देयर इज फर्दर स्कोप फॉर प्रोसीजरल रिफॉर्म्स। बोल रहे हैं और क्या जरूरत है, क्या डिजायरेबल चीजें हैं किस चीज के लिए, कि हमने जो एक हेट स्पीच वाला नया एक रिफॉर्म इसमें डाल दिया है कि हेट स्पीच के ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए, वो जो डाल दिया, क्या उसकी जरूरत थी, कितनी जरूरत थी, वेदर क्या
आगे फ्यूचर में फर्दर कोई स्कोप है प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लाने का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इन सब चीजों के ऊपर सही से जांच होगी या नहीं होगी, ये चर्चा का विषय है। ठीक है, तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। अब सेकेंड पैराग्राफ जो है पैसेज का, उसमें जो है इन बिल्स को कैसा कॉशनरी बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। डिफर्मेंट को जो दिया गया है उसको केवल डिफर्मेंट के तौर पे नहीं देखना चाहिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए कि हम थरोली इन बिल्स को रिवाइज कर सकें। उसके बाद में वार्निंग बताया है कि जो भाषा इसमें प्रयोग की गई है क्या उसमें लूप होल्स लोग निकाल सकते हैं और उन लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए क्या वो लॉ को धोखा दे सकते हैं। तो कैसा है, इनडिफरेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, कॉशनरी है। मतलब आपको वहां पे सावधान किया जा रहा है कि क्या हम ये कर सकते हैं, क्या इससे ऐसा हो सकता है, तो सावधानी के लिए बताया जा रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, बोल रहे हैं पैसेज का अप्रोप्रिएट टाइटल क्या है। द क्विक अडॉप्शन ऑफ न्यू क्रिमिनल नॉर्म्स कोड्स, तो क्विक अडॉप्शन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे कॉलोनियल लॉज को रिवाइज किया जा रहा है और उनके ऊपर डिबेट चल रहा है। ठीक है, डिबेटिंग द रिविजन ऑफ कॉलोनियल लॉज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of passage? The efficiency of parliamentary committee, कि उसकी efficiency कितनी है, उसके ऊपर तो हमने चर्चा नहीं की ना। The need for multilingual reports in government, सरकार के अंदर बहुत सारी भाषाओं में रिपोर्ट्स का प्रेषित होना कितना ज्यादा जरूरी है, तो उसके ऊपर भी चर्चा नहीं की गई। चर्चा नए क्रिमिनल लॉज जो लाए गए हैं उनके ऊपर की गई है कि कैसे वो सिस्टम को चेंज करने का मापदा रखते हैं। यहाँ पे हम किस तरीके से सिस्टम पूरा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी उसमें जल्दबाजी दिखा रहे हैं। द प्रोसीजरल रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की बात नहीं की गई है। द डेलिब्रेशन ओवर एंड पोटेंशियल ओवरहॉल ऑफ द क्रिमिनल लॉ सिस्टम, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि जो जल्दबाजी दिखाई जा रही है और जो कथित तौर पे संभावित जो ओवरहॉल है यानी कि पूरा काया पलट है इस क्रिमिनल लॉ सिस्टम का, उसके बारे में चर्चा की गई है। What concern is raised by opposition members regarding the Parliamentary Standing Committee's draft report on the new criminal laws and how does it relate the procedure of deliberation? प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन, तो ऑपोजिशन पार्टीज द्वारा क्या बोला जा रहा है, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमें सही टाइम नहीं दिया गया पढ़ने के लिए, क्योंकि हिंदी भाषा का जो ड्राफ्ट है वो केवल एक संध्या पहले आया। फिर वो बोल सकते हैं कि भाई सारे तो पुराने ही हमने लिए ज्यादातर, तो उनने बोला कि नहीं, हमें ये देखना है कि कहीं इसमें कोई लूप होल्स तो नहीं रह जाएंगे जिनका बाद में क्रिमिनल्स फायदा उठाएंगे। ठीक है, जो हमने हेट स्पीच वाला एक लॉ इसमें ऐड करा है क्लॉज, उसके लिए जो लॉज बनाए गए हैं उनकी क्या जरूरत थी, क्या संभावना थी, क्या उसमें पोटेंशियल था। उसके बावजूद उसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग, आपने बोला कि जो पहले थे हमने वही आगे कर दिए, बट क्या उसमें हम और चेंजेस ला सकते हैं, ये सब जो ऑपोजिशन के सदस्य हैं उन्होंने उठाए हैं। The opposition members have no concern about the draft report but request more sittings for comprehensive understanding, highlighting the process as thorough and exhaustive. तो ये इनकरेक्ट है। ऑपोजिशन मेंबर्स को कोई कंसर्न ऐसा नहीं है, उनको कंसर्न्स हैं काफी बातों के, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। Opposition members are worried about the hastiness of the legislation process, कि इतनी जल्दबाजी जो दिखाई जा रही है उसके लिए वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। एंड डिमांड मोर टाइम फॉर स्क्रूटनी, और उन्हें जांच के लिए और समय मांगा है। ड्यू टू द रिपोर्ट बीइंग सर्कुलेटेड इन इंग्लिश शॉर्टली बिफोर अडॉप्शन, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है केवल इंग्लिश भाषा में प्रेषित की गई थी, दी गई थी उन लोगों को जांच के लिए, और वो भी कुछ समय पहले ही अडॉप्शन के। पॉइंटिंग टू अ नीड फॉर मोर इंक्लूसिव एंड डेलिब्रेटिव प्रोसेस, जो कि इशारा करता है कि भाई आपको और ज्यादा इंक्लूसिव होना पड़ेगा। कई ऐसे नेता हैं हमारे जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, वो हिंदी के ज्यादा जानकार है, तो उनको भी ये, अगर वो भी उस कमेटी का मेंबर हैं तो उनको तो हिंदी में ही पढ़नी है रिपोर्ट, है ना। वो एक एक वर्ड को लेकर डिक्शनरी उठा के तो नहीं बैठेंगे रिपोर्ट पढ़ने, फिर तो उनको चाहे महीनों लग जाए। तो ये इंक्लूसिव और डेलिब्रेटिव प्रोसेस होना चाहिए था। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
According to the passage, what should be the approach of Parliamentary Standing Committee on Home Affairs towards the examination of new bills replacing the existing criminal law? उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए थी स्टैंडिंग कमेटी की? तो भाई स्टैंडिंग कमेटी की जो अप्रोच होनी चाहिए थी कि उनको एक वैलिड पीरियड उनको देना चाहिए था, टाइम पीरियड लोगों को जांच करने के लिए। उसके अलावा उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग दबके, लॉयर्स के, एक्टिविस्ट के, जो जुडिशरी सिस्टम के हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके अलग अलग दबके के अलग अलग लोगों की यहाँ पे सलाह मशवरा लेना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो करना चाहिए था। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया वर्सेस भारत का जो डिबेट चल रहा है उसी को आगे और हवा दे रहे हैं कि इंडियन पेनल कोड था तो भारतीय क्रिमिनल कुछ करके बना दिया उसको, ठीक है, ऐसा देखने में लग रहा है। The committee should limit its consultations to members of the subordinate judiciary। बोल रहे हैं जो कमेटी है उसको अपना कंसल्टेशन, मेंबर्स कंसल्टेशन जो है वो लिमिट करना पड़ेगा सबऑर्डिनेट जुडिशरी, यानी कि केवल सबऑर्डिनेट जुडिशरी से ही उनको बातचीत करके कंसल्टेशन, सलाह मशवरा करना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट है। जो राइटर है उन्होंने बोला है कि समाज के हमें अलग अलग दबके, लॉयर्स के अलग अलग दबके, अलग अलग स्टेट्स के लॉयर्स की भी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, तो हमें ज्यादा मीटिंग्स करनी चाहिए थी। केवल 12 मीटिंग्स करके आप इसको फुल एंड फाइनल नहीं कर सकते। The committee should quickly finalize the report without further consultation to expedite the introduction of the bills in parliament during the winter session। Incorrect है, हालांकि सरकार ये चाहती है बट ऐसा होना नहीं चाहिए। The committee should extend the deliberation period and engage in wide consultation with stakeholders such as lawyers, activists and members of the subordinate judiciary। बिल्कुल करेक्ट है। To ensure a comprehensive examination of the bills। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो स्थगन का पीरियड है इसको एक्सटेंड करना चाहिए और सब लोगों से बातचीत करनी चाहिए। इसके जो ये जुडिशियल सिस्टम चेंज करने की हम बात कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव या इसके दायरे में कौन कौन लोग आएंगे? लॉयर्स आएंगे, एक्टिविस्ट आएंगे, सबऑर्डिनेट्स आएंगे जुडिशरी के। उन सबसे बातचीत करो, पूरे बिल के ऊपर एक इन डिटेल स्टडी करो, एग्जामिनेशन करो और उसके बाद इसको पास करो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडीएम हमें सिलेक्ट करना है इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। इट्स रिस्की टू इन्वेस्ट ऑल योर सेविंग्स इन वन कंपनी। अगर अपने अपना सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, दैट मीन्स अगर वो एक कंपनी डूबेगी तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट होगा तब तो होगा, अच्छी बात है, बट वहीं आपके पास 50 रुपीज हैं और आपने 5 अलग अलग कंपनीज में 10-10 रुपए करके लगाए हैं, तो सपोज करो कि 3 कंपनियां डूब गई बट ये जो 2 हैं कंपनीज, इनमें बेनिफिट हुआ, तो आपको नुकसान तो नहीं होगा ना कुछ तो आपके पास में आएगा। बट अगर आपने सारा का सारा पैसा अपना एक ही इसी कंपनी में लगा दिया 50 के 50 और ये डूब गई, मतलब आपके पूरे 50 रुपीज गए, तो क्या मतलब है? इट्स लाइक गोइंग डाउन इन फ्लेम्स। तो गोइंग डाउन इन फ्लेम्स मतलब भयंकर तरीके से असफल हो जाना, तो यहाँ पे वो तो करेक्ट नहीं है। पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आपने सारे के सारे, आपके पास सपोज करो आप एग्स खरीद के लाए, ठीक है, वो सारे के सारे आपने एक ही बास्केट में डाल दिए, बास्केट गिर गई तो सारे एग्स फूट जाएंगे, बट आपने वो एग्स अलग अलग जगह पे थोड़े थोड़े करके कहीं अलग अलग जगह पे रख दिए। दैट मीन्स अगर एक जगह पे कुछ वो बास्केट में अगर आपने 4 रखे हैं तो वो बास्केट गिरेगी तो बाकी के जो एग्स हैं वो बच जाएंगे। बास्केट वाले तो टूट गए बट बाकी वाले तो बच गए ना। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि सारी की सारी चीज को एक जगह लगाना जिससे कि वो सारी चीज रिस्क पे आ जाएगी। Sometimes we have to accept replacing something with something else। अब यहाँ पे replacing something with something else को आपने one word substitute करना है। तो आप किसी चीज को यहाँ पे सपोज करो x लिखा था, अब मैं इस x को रिप्लेस कर रही हूँ y से, तो मैंने क्या किया, x को चेंज कर दिया ना। तो इवैल्यूएशन मतलब जांच पड़ताल करना, मूल्यांकन करना। चेंज मतलब परिवर्तन करना। इन्वेजन मतलब आक्रमण करना, और इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना। सो ऑप्शन बी चेंज इज करेक्ट। डिशेवल्ड मतलब बड़ा ही अस्त व्यस्त सा, बिखरा हुआ सा, अनटाइडी। तो डिशेवल्ड का हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम असर्टिव का मतलब होता है स्वाभिमानी। टाइडी एकदम नीट एंड क्लीन। तो कोई चीज अगर अस्त व्यस्त है, अनटाइडी है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टाइडी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टेंटेड मतलब दूषित, और रिजिड मतलब कठोर। सो ऑप्शन बी टाइडी इज करेक्ट। आई
डैश टू मेनी कंट्रीज टू फाइंड द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। तो मैं अलग अलग देशों में क्या किया, ट्रैवल किया ना, दूसरे दूसरे देशों में आपने ट्रैवल किया। ट्रिवल्ड स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ट्रैवल्ड स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ट्रैवल्ड स्पेलिंग इनकरेक्ट, ट्रैवल्ड इनकरेक्ट। ऑप्शन बी ट्रैवल्ड इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है एबोरेंट। एबोरेंट, एबोरेंट का मतलब होता है कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसी चीज जो आपको बड़ी घृणा पैदा कर दे, आपके अंदर आपको घृणा उससे फील आए। ठीक है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई चीज भी होता है जिससे आपकी घृणा की भावना आए, हेट की भावना आए। ठीक है, उसको बोला जाता है अबॉरेंट। जगलरी, जगलरी मतलब कि जादूगर। तो जगलरी के स्पेलिंग होते हैं JUGGLERY, जगलरी। सो ऑप्शन बी करेक्ट है बिकॉज इसके स्पेलिंग इनकरेक्ट है। जेस्चर मतलब कि एक तो जेस्चर होता है कि आप अपने हाथों से कुछ एक्सप्रेशन कर रहे हैं, आपके जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स या फेस जेस्चर्स मतलब एक्शंस, फेस हाव भाव वो। और दूसरा जेस्चर होता है कि आपने किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा किया तो आपका वो एक काइंड जेस्चर था, उनकी तरफ काइंड भाव था। ठीक है, तो वो हाव भाव से रिलेटेड जेस्चर। मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस मतलब बहुत ही ज्यादा भव्य, बहुत ही ज्यादा उम्दा, बहुत ही ज्यादा नायाब। ठीक है, तो वो होता है मैग्निफिसेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जगलरी के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। Irrespective of the chaos in classroom, our class teacher stays cool as cucumber। बोल रहे हैं कि क्लास में बच्चे जितनी मर्जी उथल पुथल मचा दें, जितना मर्जी शोर शराबा कर दें, हमारी जो क्लास टीचर है वो हमेशा एकदम शांत रहती हैं, जैसे कि क्यूकम्बर होता है। तो अब क्यूकम्बर मतलब गर्मी कितनी भी तेज पड़े लेकिन उसके अंदर पानी का कंटेंट बराबर भरा रहता है, वो आपको हमेशा ठंडक ही पहुंचाता है। तो मतलब क्या हुआ, स्टेज काम एंड कंपोज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हजार्ड, हजार्ड मतलब कोई खतरनाक स्थिति, डेंजरस स्थिति। ठीक है, मार्वल, मार्वल होता है बहुत ही अद्भुत। मिराकल जादूगर टाइप का है ना, चमत्कार। आर्डेंट, आर्डेंट मतलब उत्साही। और एक्सीडेंट मतलब कि कोई दुर्घटना। सो सिनोनिम क्या बन गया, ऑप्शन डी एक्सीडेंट। ही इज अ स्मग एंड वेरी डैश पर्सन। स्मग मतलब कि अपने आप में आत्मसंतुष्ट, कि मैं जो हूं ठीक हूं, भाड़ में जाए दुनिया, चाहे खुद हजार गलत भी हैं बट अपने आप को सही है तो सही ही है, फिर कोई सुना बताता रहे कि नहीं भाई तुम यहाँ पे गलत हो, सुनना ही नहीं। ठीक है, तो ही इज अ स्मग एंड वेरी डैश पर्सन। और दूसरा एक और क्वालिटी उनकी भाई साहब की बताई है कि वो ऐसा व्यक्ति है हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ, जो कि केवल अपने बारे में ही सोचता है। तो पहला वर्ड है आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति दूसरे के मामले में जाके ना आग लगाने वाला काम नहीं करते, भड़काने वाला, वो। डिफिडेंट, डिफिडेंट मतलब आत्मविश्वास की कमी रखने वाला। ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिक मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है। जब हमने बात करी स्मग की, और वेरी डैश ईगोइस्टिक पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। सो ऑप्शन सी एकदम फिट है, बैठ रहा है यहाँ पे। हम्बल, हम्बल मतलब बहुत विनम्र, काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ, हम्बल। सो ऑप्शन सी ईगोइस्टिक इज करेक्ट। आई ब्लैंक में है एम हेयर सिंस 1981। अब एम हेयर का ही हमें डिफरेंट फॉर्म यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो 1981 से मैं यहां पर हूं, तो आई हैव बीन हेयर होगा ना। पहली बात तो आई के साथ में सिंगुलर है बट यूज क्या होएगा, हैव का यूज होएगा। तो आई हैव बीन हेयर सिंस 1981, फर्स्ट पर्सन। ऑप्शन ए, आई हैव बीन हेयर सिंस 1981। यू शैल रिपेंटेड टुमारो। शैल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, टुमारो फ्यूचर की बात हो रही है, तो रिपेंटेड पास्ट की घटना कैसे साथ में आ जाएगी। यू शैल रिपेंट टुमारो फॉर योर मिसडीड्स, यानी कि तुम्हें कल को अपनी गलत चीजों के लिए, गलत हरकतों के लिए पछतावा होगा। ठीक है, गलत कृत्यों के लिए। तो यहाँ पे फॉर योर मिसडीड्स टुमारो, शैल रिपेंटेड एक साथ नहीं आएंगे, शैल रिपेंट आएगा। ठीक है, नॉट रिपेंटेड, शैल रिपेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। She think Alex is abandoning her। तो उसको लगा कि एलेक्स शायद उसको छोड़ रहा है। So she think, she was thinking, no, she thought, उसको लगा, उसने सोचा। So option B is correct, she thought Alex is abandoning her। The bridge that connecting, connecting की जगह क्या आएगा, connects, that के साथ में connects
The two valleys across the Brahmaputra river has recently been constructed in Arunachal Pradesh. So option D connects is correct. Naina has 6 children. नैना के 6 बच्चे हैं एंड आई ऑलवेज डैश विद देयर नेम्स, और मैं उनके नामों के साथ में क्या हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ. तो क्या होता है, कंफ्यूज को बोला जाता है गेट मिक्सड अप विद, यानी कि कंफ्यूज हो जाना. ठीक है. गेट रिड ऑफ मतलब किससे पीछा छुड़ाना. गेट अवे क्लीन यानी कि बिना पकड़े भाग जाना. गेट कोल्ड फीट यानी कि नर्वस होना या अपना फैसला बदल देना. तो यहाँ पे ऑप्शन ए गेट मिक्सड अप इज करेक्ट. When it comes to planning her wedding, जब बात उसकी शादी की प्लानिंग की आती है, मारिया वॉन्ट्स डैश डाउन फॉर द काउंट. डाउन फॉर द काउंट मतलब होता है हार, बिल्कुल हार मान जाना. अ ब्लैक शीप मतलब कि एक काला धब्बा, कलंक. और द होल 15 माइल्स, द होल 15 माइल्स मतलब बहुत अधिक होना. द होल 9 यार्ड्स मतलब कि बहुत बारीकी बारीकी का भी ध्यान रखना, पूरी चीजों का, छोटी से छोटी चीज का भी परफेक्टली ध्यान रखना. ठीक है. तो जब बात उसकी शादी की प्लानिंग आती है तो वो छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रख रही होगी ना. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. I know that I can count on my best friend to be by my side through dash and thin. बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर हमेशा आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ, मेरे हर सुख दुख में वो मेरा साथ रहेगा. ठीक है. तो सुख दुख की बात जब कर रहे हैं तो जो ये फ्रेज है वो होता है थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि जब कोई चीज भरपूर मात्रा में, मेरे पास बहुत पैसा है तब भी वो मेरा साथ देगा, जब मैं बहुत गरीब हूं तब भी वो मेरा साथ देगा. तो थ्रू थिक एंड थिन. टफ एंड थिन, हेवी एंड थिन, थिक एंड थिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट. आई डो नॉट नो हाउ द पार्टी एंडेड. मुझे नहीं पता कि पार्टी कैसे खत्म हुई. आई डो नॉट वॉन्ट टू नो, मैं जानना भी नहीं चाहता. आई वेंट डैश अपस्टेयर्स, मैं सीढ़ियों पे मतलब ऊपर की तरफ चला गया चली गई. एंड अनड्रेस्ड, और वहां पे मैंने अपने कपड़े चेंज करे. एंड डैश इनटू बेड, और मैं अपने बेड पे चली गई. एंड ले देयर इन द बर्निंग डार्क वाइल द लास्ट गेस्ट गर्ग्ड इन द हॉल बिलो अबाउट द वंडरफुल इवनिंग शी हैड स्पेंट. और मैं वहां पे पड़ा रहा, जो बहुत ही गर्म अंधकार था वहां पे, उसके अंदर मैं लेटा रहा. और जब तक कि क्या हुआ, उसी दौरान में जो हमारे घर में लास्ट गेस्ट बचा था पार्टी का, वो जा रहा था. उसने बताया, बस कुछ बातचीत करी कि कितनी वंडरफुल उसने शाम यहाँ पे स्पेंड करी, उसको बड़ा मजा आया, एंजॉय करा, और उसके बाद वो चले गए. आई ले देयर, मैं वहीं सो रहा था. डैश द फ्रंट डोर शट आफ्टर हर, जब हो सकता है या मीनवाइल हो सकता है. ठीक है. जब वहां पे वो दरवाजा उसके जाने के बाद बंद हो गया. एंड लाविनियास स्टेप्स केम अप द स्टेयर्स एंड पास द डोर टू द गेस्ट रूम. और लाविनिया के कदमों की आहट मुझे आ रही थी कि वो ऊपर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रही है और वो गेस्ट रूम से आगे आ चुकी है. एंड देन आफ्टर कपल ऑफ सेंचुरीज, और फिर कई सदियों बाद जाके डैश द क्लॉक स्ट्रक 3, जब घड़ी शायद हो सकता है कि 3 बजा रही हो. एंड आई डैश टू स्लीप, एंड आई फेल टू स्लीप हो सकता है. ठीक है. आई फेल टू स्लीप होगा. I do not know how the party ended. I do not want to know. I went dash upstairs, over upstairs, through upstairs, around upstairs, straight upstairs. मैं सीधे सीढ़ियों के ऊपर चला गया, मैं सीधे ऊपर वाले कमरे में चला गया. So option D straight upstairs is correct. And undressed and dash into bed. Gnawed मतलब होता है कटा हुआ या चबाया हुआ. Lurched का मतलब होता है अचानक से मूव करना. पीप्ड मतलब झांकना. और क्रॉल्ड मतलब धीरे धीरे बड़े भारी कदमों के साथ, धीरे धीरे बड़ी कठिनाई से. तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो थक गया था व्यक्ति, है ना, तो बड़े कठिनाई के साथ में अपने बिस्तर में चढ़ा होगा. सो ऑप्शन डी क्रॉल्ड इज करेक्ट. आई ले देयर डैश द फ्रंट डोर शट आफ्टर हर. आई ले देयर स्टिल द फ्रंट डोर, टुवर्ड द फ्रंट डोर, व्हाइल द फ्रंट डोर, या डाउन द फ्रंट डोर. सो ऑप्शन सी व्हाइल, जब दरवाजा वहां पे बंद हुआ उसके जाने के बाद में, तब मैं वहां अपने बिस्तर में सोया हुआ था. एंड देन आफ्टर कपल ऑफ सेंचुरीज डैश कपल ऑफ सेंचुरीज क्रॉस्ड मतलब पार करना. इरोडेड मतलब घिसना. इलैप्स्ड मतलब कि बीतना. और परसिस्टेड मतलब बना रहना. तो यहाँ पे कई सदियां बीतने के बाद. सो ऑप्शन सी इलैप्स्ड इज करेक्ट.
कई सदियां बीतने के बाद घड़ी में 3 बजे एंड आई डैश्ड डोज्ड ऑफ टू स्लीप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डोज ऑफ मतलब नींद में चला गया, ठीक है, एकदम से नींद आ गई उसको, तो 3 बजे के बाद कि उसको जाके नींद आई है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको पढ़ना कैसे है, पहले आपको पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से अटेम्प्ट करना है इसको, उसके बाद में यहाँ पर आकर पैसेज को चेक करना है, अंडरस्टैंड करना है, विद अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या स्कोर आया है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। और प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।